वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। एंट्रेंस टेस्ट 2017 कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एमएससी केमिस्ट्री के लिए पेपर आया था उसका हमने पहला पार्ट किया है, ऑलरेडी अपलोड भी किया है और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं और हम क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करेंगे। 30 ऑलरेडी किया हुआ शायद, हाँ 30 किया, 31 से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि प्रोटीन्स कंप्राइज ऑफ, तो प्रोटीन्स बने रहते हैं अल्फा अमीनो एसिड से, ये याद रखना, और वो भी एल सीरीज के, क्योंकि जो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो एल अमीनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में स्टेरॉयड हैविंग एरोमेटिक रिंग इज, तो कोलेस्ट्रॉल का नहीं रहता, एंडोस्टेरोन का नहीं रहता, कॉर्टिसोन का नहीं रहता, तो इसके लिए ओएस्ट्रोन जो है ये वाला ऑप्शन सही आएगा, बी, इसमें एरोमेटिक रिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद में द रिएक्शन ऑफ aqueous HBr with N-butyl alcohol follows the mechanism, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में ये इसका साइड रिएक्शन है तो ये आप छोड़ देना। उसके बाद में इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स बर्च रिडक्शन गिव्स नॉन कंजुगेट हेक्साडाइन्स ड्यू टू, यहाँ पे 1,4 एडिशन होता है। देखो ऐसा होता है बर्च रिडक्शन में, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो है सपोज सोडियम या लिथियम जो हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ पे ऐड होता है और दूसरा यहाँ पे ऐड होता है, और इस तरह से हाइड्रोजन भी एक यहाँ पे ऐड होता है, दूसरा यहाँ पे ऐड होता है, तो हमें इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है। सो यहाँ पे इसे हम कहते हैं 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन, ये बर्च रिडक्शन में होता है। ठीक है, तो 1,4 एडिशन, बी ऑप्शन सही है इसका। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है यूजुअली डायलिसिस एल्डर रिएक्शन इज, तो वो 4+2 साइक्लो एडिशन रहता है, क्योंकि हम इसको डाइइन डाइनोफाइल कहते हैं, डाइइन डाइनोफाइल ये है। यहाँ पे 4+2 यानी यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, ये आपस में ऐड हो जाते हैं। इसको आप 4+2 या 2+4, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो है 4+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, उसके बाद में टर्शरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विया द फॉर्मेशन ऑफ, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, CH3 तो ये कार्बोकेटायन के थ्रू करता है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 ये पूछ रहा है द लैम्डा मैक्स, देखो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसने कंजुगेटेड इनोन नहीं बताया है, तो अगर आप ऐसा भी बनाएंगे तब भी इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मैक्स सही नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 ये एक्चुअली मिसप्रिंट है या कुछ है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा था 38 क्वेश्चन नंबर इन मास स्पेक्ट्रम द बेस पीक इज, तो बेस पीक जो रहते हैं वो लार्जेस्ट पीक रहते हैं, इसी को हम बेस पीक कहते हैं। ऐसे पीक आती है तो बेस पीक, ठीक है, बेस पीक को ही लार्जेस्ट पीक कहते हैं, लार्जेस्ट पीक को बेस पीक कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है H1 स्पेक्ट्रम ऑफ, ये CH2Cl, CHCl, ये इस तरह का कंपाउंड है, CH2 यहाँ पे Cl, यहाँ पे फिर CH, उसके बाद में इसमें Cl, यहाँ पे O दिया है, फिर CH3। देखो इसमें पहले तो इसकी एक पीक मिलेगी, 3 प्रोटॉन की एक पीक ये अलग मिलेगी, उसके बाद में 1 प्रोटॉन का पीक मिलेगा, उसके बाद में 2 प्रोटॉन की पीक मिलेगी, लेकिन ये वाली जो पीक है ये स्प्लिट होगी ड्यू टू दिस, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो N+1 यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो इसका डबलेट बनेगा, तो डबलेट ऐसा आएगा एक पीक का। ठीक है, अब ये जो है ये हाइड्रोजन, ये सिंगल प्रोटॉन का जो पीक है ये बन जाएगा 2+1 यानी ट्रिपलेट पीक आएगी, इसकी ट्रिपलेट आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगलेट आएगा, तो इसके लिए जो आंसर है, सही आंसर वो है ये 3 प्रोटॉन सिंगलेट, ठीक है, 1 प्रोटॉन ट्रिपलेट जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद में क्या ऑप्शन है यहाँ पे, एंड 2 प्रोटॉन डबलेट, तो 2 प्रोटॉन डबलेट यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको आता होगा। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CN, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इन एल्काइल साइनाइड इज इन द रेंज ऑफ, देखो ट्रिपल बॉन्ड का जो है ना, कार्बन कार्बन हो या कार्बन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड जो आते हैं वो 2200 के आसपास आते हैं, तो 2260 से लेके 2240 पर सेंटीमीटर इसका वाइब्रेशनल या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 द रियल गेज बिहेवियर अप्रोक्सीमेट्स द बिहेवियर ऑफ
बिहेवियर प्रिडिक्टेड फॉर आइडियल गैस। जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, प्रेशर लो करते हैं, तो तब रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसके लिए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर यानी ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद में कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए लिक्विड और यूजुअली, ये क्लोजर देन, ये जो है ना ये स्टेटमेंट्स आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये बहुत ईजी है। दिस आर क्लोजर देन एंड लोअर इन एनर्जी देन दोज ऑफ गैस, ठीक है, शाबाश। और सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है। द फ्लो ऑफ सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन द नॉन न्यूटन, ये भी सही है। सिमेक्टाइटिक जो है, सिमेक्टाइट जो फेज और एनआइसोट्रॉपिक वाइल निमेटिक और आइसोट्रॉपिक, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है ना, बी वाला। उसके बाद में द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर इंडाइसेस फॉर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन, देखो यहाँ पे प्लेन दिया है ऐसे 6, इसके जो वीज इंडाइसेस आएंगे 6, 3 और 3 आएगा, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे 1/6, 1/3, तो इसके बाद में 1/3। अब इसको कुछ इस तरह से मल्टीपल करना है कि या आप इनको आप एलसीएम लेंगे, इसको कुछ ऐसा ये करना है कि लोवेस्ट आपको नंबर मिल जाए। आप किससे इसको मल्टीपल कर सकते हैं, आप अगर सपोज 6 से करेंगे, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम इसका 6 आएगा, तो आप 6 से मल्टीपल करोगे तो यह आएगा 6/6, आएगा 6/3, 6/3, तो 6/6 मीन्स 1 और 6/3 मीन्स 2, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है इन काइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट डबल्स इफ द कंसंट्रेशन इज डबल्ड। दिस इंप्लाइज, ये आपको मालूम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप कंसंट्रेशन डबल करो तो रेट जो है ना वो डबल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो सी वाला जो है ना, या आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ 2 कोलाइडिंग पार्टनर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, शाबाश। इसके बाद में रिगार्डिंग दी फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शंस सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। देखो HCl में, HCl के लिए सही है क्योंकि HCl की जो रेट है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड लाइट, लेकिन HBr के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ये वाला जो है ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है, तो ये वाला सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस विद नोन कंसंट्रेशन वाज observed to absorb 10% of incident light in the Lambert-Beer law. What fraction of the incident light shall be absorbed in the same setup if the cell thickness is increased by 5 times? इसके लिए आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू ECl, ठीक है। अब अगर ये कंसंट्रेशन सेम है, ये मान लो सेम है, सेटअप सेम है, आप लेंथ को 5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, ये पहले 10 था, अब आप इंटू 5 कर रहे हैं 5 टाइम्स, तो इसका मतलब एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 50% हो जाएगा, है ना, 50 टाइम्स, तो 50% ये कर देगा एब्जॉर्ब, ठीक है, शाबाश। अब इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि रिगार्डिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर ए सिमिलर अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एंड वॉन डेर वाल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फॉर आइडियल गैस इज मोर, आइडियल गैस ज़्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू वॉन डेर वाल्स गैस, क्योंकि वॉन डेर वाल्स गैस जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे कुछ एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से वो वर्क कम करेगा, जबकि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ काम ही करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा, आउट ऑफ 3 कर्नॉट इंजन ऑपरेटिंग, देखो 3 ये है 400, 500, 600, 800, 400, 600 विच हैज़ द ग्रेटेस्ट थर्मल एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, एफिशिएंसी निकालते हम T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। अब यहाँ पे देखो T1 माइनस T2 100 आता है ना, यहाँ पे ये जो आता है
T1 माइनस T2 ये आता है, या T2 माइनस T1 लिखो आप, ये आता है T2 माइनस T1 लिखता हूँ मैं, ये आता है 200, यहाँ पे भी 200 आता है, लेकिन डिवाइड करना है T1 इंटू T2। अब देखो ये आएगा 6 इंटू 8 यानी 48, सपोज 0 को फिलहाल छोड़ दो। उसके बाद में ये 4 इंटू 6 ये 24 आएगा। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा आएगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा वही उसकी एफिशिएंसी बड़ी, तो ये वाला यानी थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयोनिक सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू डिप्रेस द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट विद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इतना दिया बाय 1 केल्विन विल बी। अब यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है 1 केल्विन का और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इतना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला देखो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी m। तो मोलैलिटी इनटू करो आप ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट kf। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू kf इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी निकालना है, मोलर कंसंट्रेशन हमें निकालना है, वो बराबर आएगा डेल्टा टी डिवाइड बाई kf। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया है 1। ठीक है, डिवाइड बाई करना है 0.5, तो ये आएगा बराबर 2 यानी 2 किलो जूल्स पर मोल, सॉरी 2 मोल पर केजी। तो ये वाला ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन। ठीक, अब अगर आप ये देखना चाहेंगे कि इसका यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट्स में भी यहाँ पे गड़बड़ है ना, तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट लेना है, ये लेना है केल्विन ऊपर, तो आप ले लो केल्विन ऊपर, नीचे लेंगे आप इसका यूनिट, नीचे लेंगे केल्विन केजी पर मोल, राइट, ये ना पर मोल। तो आप केल्विन केल्विन कट, तो नीचे रहेगा केजी पर मोल, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, बन जाएगा मोल, मोल का पावर बन जाएगा 1 और केजी का बन जाएगा -1 यानी मोल पर केजी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए सिस्टम ऑफ सी कंपोनेंट्स। तो हमारे पास फेज रूल है F = C - P + 2। तो अगर आपको मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करने हैं तो इसका मतलब फेजेस सबसे कम रखेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ फेज = 1। तो आप इसको 1 रख दो, C - P + 2, तो C - 1 + 2, तो -1 ये +1 एक कट यहाँ पे रह गया C + 1, तो F = C + 1 ये वाला आएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। देखो वहां पे आप अगर देखेंगे ना, ऐसा स्लोप आता है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √, कंसंट्रेशन, तो इसका नेगेटिव स्लोप आता है, ऐसा पॉजिटिव नहीं आता। तो ये वाला जो है ये गलत है, लीनियर स्लोप आता है मगर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है। उसके बाद में ज्यूरिंग कंडक्टोमीटर टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बाय ए वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से पूछ रहा। तो इसके लिए देखो, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज अप टू एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट तक डिक्रीज होगी एंड देन रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड कांस्टेंट, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडक्टेंस ज़्यादा रहता है, जब आप वीक बेस डाल रहे हैं तो उसका कंडक्टेंस पहले डिक्रीज होगा जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड सिल्वर आर रेस्पेक्टिवली। ये -0.76, 0.34 और 0.8 वोल्ट। इसका मतलब इन जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो वो इजीली रिड्यूस हो जाता है, जिसका नेगेटिव तो वो रिड्यूस नहीं बल्कि ऑक्सीडाइज, उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, तो द फॉलोइंग सेल्स वायर कंस्ट्रक्ट, ऐसे सेल्स बनाए गए, देखो Zn2 पॉजिटिव यानी ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, फिर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, ऐसे सेल्स। फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक रिड्यूस हो रहा है। तो ये पूछ रहे थे करेक्ट ऑर्डर ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल पोटेंशियल आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका जो डिफरेंस है Zn2 ये बन जाएगा आपको +76, और अगर आप कॉपर के साथ मिलाएंगे +76 और प्लस हो जाएगा 34।
जबकि अगर आप इसके साथ करेंगे जिंक और सिल्वर तो यहाँ पे बन जाएगा +76 प्लस इसका कितना है 0.8, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आएगा ये और तीसरे नंबर पे आएगा ये, तो आपको आएगा 213 ये वाला। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसके लिए ये वाला सी वाला ऑप्शन है, इन केस ऑफ द ईएमएफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा एस फॉर द सेल शेल बी ग्रेटर देन 0, ये भी बात सही है। ठीक है। तो ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि ईएमएफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर। इसके बाद में फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच वन इज करेक्ट। ठीक है। बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, बोथ हैव सेम वेलोसिटी, बोथ हैव सेम मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर ये बोल रहा है कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी दोनों का सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो है सी वाला ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय व्हाट एक्सटेंट शैल द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स एक्सेसिबल टू ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स चेंज इफ द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज डबल्ड। अगर हम डबल करेंगे लेंथ बॉक्स की तो क्या होगा, तो याद रखना द गैप विल बी रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, क्योंकि आप जो 1D बॉक्स में है ना वहाँ पे आप L² लेते नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसके हिसाब से ये जो है ना ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नॉट हैव ए रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जो पोलर नहीं है इसमें तो ये वाला। ठीक है, बाकी सब पोलर है। उसके बाद में इसका यानी इनका डायपोल मूवमेंट है, इसका कुछ भी नहीं है। ये वाइब्रेशन ऑफ ए हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल और अप्रोक्सीमेटेड वाइब्रेशंस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, देन 0 point energy of a molecule will be independent of the length of the bond। नहीं, the frequency absorbed for the transition between two successive vibrational energy levels shall be independent of vibrational quantum number of the two states। यानी ये वाला सही है, बी वाला ऑप्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स जो हार्मोनिक वाइब्रेशन दिखाए, इसका मतलब एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा वो सब में बराबर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ट्रांजिशन बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स या एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, गैप कांस्टेंट, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये था पार्ट नंबर 2 ऑफ 2017 केमिस्ट्री जो एंट्रेंस पेपर हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो अभी हम नेक्स्ट पेपर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। आप इसको शेयर करो और लाइक का बटन ज़रूर दबाना, थम्स अप। तो और बाकियों को भी बोला करो कि ये पेपर देखिए, और अगर कुछ इसमें कुछ गड़बड़ भी होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना।